रमजान का। तो पहले दिन थोड़ा सा क्या है फील होता है, हैवी लगता है, मतलब पहला दिन थोड़ा भारी हो जाता है, फिर बाद में आदत हो जाती है। तो इसीलिए आज मैंने चेयर मंगवाई, वरना चेयर की जरूरत पड़ती नहीं मेरे। तो आज दिन भर क्या पैक हो गया पूरा, सुबह क्लास, फिर दिन में, फिर आज फ्राइडे, तो सारी चीजें आज ज्यादा हो गई थोड़ी, और नींद भी अधूरी। लेकिन अब काम की बात सुन लो, इसलिए चिल्लाने की क्षमता नहीं बस, और बाकी आपसे बात करने की क्षमता है। काम की बात ये बच्चों कि अपन ने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ ली, जो भी सिलेबस में था अपन ने सब कुछ पढ़ा है। दो तीन मोटी मोटी बातें इनको ध्यान रखना है अपने को। एक तो सबसे पहले भाई, वैसे तो क्या है, अपन ने जो पढ़ा है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस होता है किसी भी सब्जेक्ट का कि उसमें से ज्यादा पोर्शन किस जगह से, किसका पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो एक बार अपन पूरी ऑर्गेनिक को थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं कि अपने को कहां पर ज्यादा फोकस करना है, किस जगह को अपने इग्नोर नहीं करना और किस जगह को कम पढ़ने पे काम चल जाएगा। सबसे पहले अपन शुरू से बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर अगर आप आज के बाद नहीं भी पढ़ोगे ना कभी, तब भी आपका अगर नीट में नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आया तो वो सही हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि एग्जाम तक ऐसा ना हो कभी के मतलब अपन रेगुलर 15 दिन तक नोमेनक्लेचर ही पढ़ रहे हैं कि यार अभी तो मैंने नोमेनक्लेचर ही चला रखा है, भैया की शादी में भी नहीं गया, दीदी की शादी भी छोड़ दी, नोमेनक्लेचर पूरा करूंगा तभी उठूंगा। ये नहीं होना चाहिए। नोमेनक्लेचर अगर कभी पढ़ने का भी मूड हो तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, पूरे से पन्ने पलट लिए फटाफट, ये रूल होते हैं, ये इस तरह की सिचुएशन में एल्डिहाइड में ये होता है, या एल्डिहाइड को छोड़ते हैं या लेते हैं, बस काम हो गया। समझे मेरी बात? मतलब बहुत ही कम टाइम देके पढ़ना है, बहुत ही कुछ घंटों में 2-3-4 घंटे पढ़ने हैं बस, अभी तक एग्जाम तक आपको इतना कम इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओ बात। क्लियर है? नोमेनक्लेचर के बाद आ जाओ आप आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और जैसा वहां क्वेश्चन आता है वो आपको आज की जो पढ़ाई है आपकी उससे भी हो जाता है, क्योंकि अपन ने जहां भी जरूरत है की पॉइंट लिखे हुए हैं उनको। भाई फंक्शन ग्रुप वगैरह तो दिख ही जाते हैं, चेन में पंगा होता है, चेन में अपन ने पढ़ रखा है, चेन में चेन की पॉइंट याद है, काम होते जाएंगे आपके। पोजीशन का भी की पॉइंट याद है, पोजीशन की पोजीशन सेम रहती है, बोलो हाँ है ना? अरे चेन की लेंथ सेम रहती है। मैंने बोला ना ज्यादा बोलने की क्षमता नहीं, बीच का पॉइंट आपको समझना है। मतलब कहने का ये हुआ कि उनमें अपने को क्लियरिटी और पता लग जाता है कि कहां पे क्या है। उसमें अपन टोटोमेरिज्म पे आए, टोटोमेरिज्म को भी आइसोमेरिज्म में ले लें अपन। तो टोटोमेरिज्म की कुछ कंडीशन लगा रखी है, एक कंडीशन है टोटोमेरिज्म की, पाई बॉन्ड विद एसिडिक हाइड्रोजन इन कॉन्जुगेशन। बस आइडेंटिफाई करने का ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है टोटोमेरिज्म, और उसके अलावा जो छुटपुट चीजें आती है वो हमारे पास नोट्स में, और हमें याद भी उनमें से ज्यादा। मतलब अगर यूं बोले ना सीधा सीधा, तो नीट में जो चीज आने वाली है ना, वो तो आपको अभी भी याद है बिना ज्यादा पढ़े। ज्यादा पढ़ते हैं अपन। जिन बच्चों ने, मुझे आज थोड़े से इंट्यूशन अच्छा है, कुछ बच्चों ने इस लेवल पे मेरे को रेस्पॉन्स दिया है कि मेरे को लग रहा है कि उनके जो मैं सोच रहा हूँ ना 5 से 7 8 9 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पक्की बात है, आप समय आने वाला है, ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप भी यही दुनिया में ईश्वर ने चाहा तो, और मैं भी यही, पता लग जाए। दूसरी बात, अब टोटोमेरिज्म के बाद अपन आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहली चीज तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पहचानना आना चाहिए किसमें जीआई और किसमें जीआई नहीं। वो आपके पास कंडीशन लिखी हुई है, हर जगह एग्जांपल पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। एक इजेड आपको आता है कि चारों रूल, इतना से बस, ज्यादा नहीं लोड लेना, उसमें भी बहुत भयंकर चौथे रूल से, इतना तक नहीं जाती है बात, अपने ज्यादा पढ़ा है सब कुछ। और अगर अपन ऑप्टिकल में आ जाए तो ऑप्टिकल में 2 चीजों पे फोकस करना है मेनली, एक तो इनेंशोमर और एक रैसेमिक मिक्सचर। इनमें से ही ज्यादातर 90% चांस होते क्वेश्चन बनने के। अब कोई ने कायरल कार्बन ही ढूंढवा लिया कि इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है, तो वो तो आते ना ढूंढने यार, उसको तो इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत नहीं कि यार कायरल कार्बन ढूंढना भी इंपॉर्टेंट है, तो जानते ही कॉमन चीज है। समझे मेरी बात? तो ऑप्टिकल में से किन पे ज्यादा फोकस? इनेंशोमर, वही आरएस बनाना, और वो याद है आपको, आर से एस, एस से आर, जो भी है ना, तो इनेंशोमर और एक रेसिंग मिक्सचर। और ज्यादातर वो आता है आइडेंटिफाई करवाते हैं कौन किसका है क्या नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, ये देखना है आपको आइसोमेरिज्म में। उसके बाद आ जाओ आप रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में, जिसमें आपने रेजोनेंस से लेके, सॉरी हाई इफेक्ट से लेके और हाइपर कॉन्जुगेशन तक, ई इफेक्ट तक पूरी कहानी पढ़ी। इतना सारा पढ़ा है अपन ने, लेकिन उनमें से 90% चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। जो एप्लीकेशन होते हैं मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन कर लेना, और आपके नोट्स में से क्वेश्चन मिलेगा आपको, इतनी भी पक्की बात। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जोर मारो तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक देखना आता है, 4 कंडीशन बताया आपको। शुरू के एरोमेटिक के शुरू के जो 10 एग्जांपल है ना, मैंने शायद एरोमेटिक में आपको 25-30 एग्जांपल कराए। शुरू के 8 से 10 एग्जांपल में आपको कॉपी में एग्जांपल मिल जाएगा, आपके पेपर में एग्जांपल मिल जाएगा अगर आया एरोमेटिसिटी तो। और स्टेबिलिटी आपने पढ़ी हुई है, एक बार रफली देखने की जरूरत है। हर बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह बैठा हुआ है कि स्टेबिलिटी में रेजोनेंस सबसे डोमिनेट होता है, रेजोनेंस में भी बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा होता है, फिर एरोमेटिसिटी हमें याद है बिना पढ़े भी ये बात। बोलो बस यही देखना। बाकी अपन ने बहुत उधर तो बहुत ज्यादा तीर मारे, अपन ने बॉन्ड लेंथ भी निकाली है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी, हीट ऑफ कम, इनके आने की चांस बहुत ही लो। ज्यादातर मैंने बता दिया एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, चाहे हाई इफेक्ट एप्लीकेशन हो चाहे रेजोनेंस का हो,
उसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और बहुत ज़्यादा करो तो एरोमेटिसिटी। बस समझे आप बात? इन पे ज़्यादा ध्यान देना, उसमें बाकी को इतना नहीं ध्यान देना। और इनमें भी इनके मान लो अपन ने 15 एग्जाम्पल कर रखे ना, तो शुरू के 5-6 एग्जाम्पल हमें अच्छी तरह आने चाहिए। कहीं पर अगर 15 कर रखे तो उनमें से ही बनेगा आपका क्वेश्चन। क्लियर है बात? ये रिएक्शन मैकेनिज्म 1 की बात होगी। 2 पे आते हैं हम। 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो कवरिंग होता है ना सबसे ज़्यादा जिसका, वो होता है बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड बोले तो NaR, ये चाहो तो आप लिख सकते हो, मतलब आपको इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा कवरिंग होती है NaR की। NaR में जहाँ जहाँ एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है सब आ गया, जैसे एल्डोल केनिज़ारो आगे लिख लो आप चाहो, वो भी तो NaR ही कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन है। और इसके अलावा आप चलो आगे, तो NaR के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है NSR। और NSR में भी आपने इतनी सारी NSR पढ़ी है ना, उसमें एल्कोहल की NSR बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एल्कोहल की NSR। क्लियर है बात? इसके अलावा एलिमिनेशन में आ जाओ तो एलिमिनेशन में इतना सारा पढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा काम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय प्रोटिक एसिड। याद है 170 डिग्री सेंटीग्रेड कैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, सेटजेप प्रोडक्ट बनता है। ये आता है एग्जाम। मुद्दे की बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल पिन पॉइंट। समझ रहे हो ना बात? पूरी एलिमिनेशन में मैंने एक ही चीज बताई है आपको, पर्टिकुलर रिएक्शन बता दी मैंने आपको, क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जबकि उसमें तो बहुत सारा है, ए प्रोटिक एसिड भी है और हेलोजिन है, डीहाइड्रो हेलोजिन है, पता नहीं क्या क्या उसमें, लेकिन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फेवरेट होगा। क्लियर है बात? एलिमिनेशन की बात खत्म होगी और मैं सोच लेता हूँ 2-4 चीज। एक नेम रिएक्शन में आप रीमर टीमन लिख लो, नेम रिएक्शन कुछ रीमर टीमन दोनों तरह की है ना, एक कोल्बे शिमिट, एक हाफमान ब्रोमेमाइड। ये वो है जिनमें से श्योर मिलेंगे आपको क्वेश्चन। हाफमान ब्रोमेमाइड पढ़िए अपन ने नेम रिएक्शन में लास्ट में। एक आइसोसाइनेट टेस्ट और मस्टर्ड ऑयल, हाफमान मस्टर्ड ऑयल, और ओजोनोलिसिस आता है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप जानते क्या करना है। एक हेलोफॉर्म रिएक्शन। बस इनको थोड़ा ज्यादा प्रॉपर पढ़ने की जरूरत है, इनसे ज्यादा बनने की चीजें होती। क्लियर है बात? और इसके एक बार मेरे को थोड़ा और नजर डोलाने दो ताकि काम की चीज ना रह जाए कोई। बस इनको ही पढ़े आप चाहते है ना? देखो क्या है, वैसे तो कंपटीशन है, कंपटीशन में इंपॉर्टेंट बताने या इंपॉर्टेंट वाली बात कोई मतलब नहीं रखती है ना, क्योंकि कंपटीशन में तो कुछ भी आ जाता है यार। लेकिन फिर भी एक होता है ना, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर चांस इसके होते हैं। इसी तरह पीछे वाले चैप्टर में अपन बात करें तो आप बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादा फोकस करें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, और इसी तरह सुक्रोज और माल्टोज की स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड जो भी चीज है वो पूछी जा सकती है ना। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक थोड़े ज्यादा आते हैं। एनाल्जेसिक दोनों तरह के हैं, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक, है ना, ये ज्यादा आते हैं। पिछले दिनों वो मैंने आपको बताया था डिटर्जेंट भी आ रहे थे, तो डिटर्जेंट तो बड़ा आसान है, आपको अभी भी याद ही हो तो मुझे बने 3 तरह के होते हैं और उनकी ट्रिक भी याद है, डायरेक्ट आते हैं वो। तो पिछले साल भी आया था, 20 का ही क्वेश्चन था, CDMA भी आपको याद है। तो मतलब मिलेंगे तो आपको आपके नोट से डायरेक्ट आके देख लेना, वही एग्जाम्पल मिलेगा, एक कार्बन कम ज्यादा भी नहीं मिलेगा, पक्की बात है, चाहे पूरे ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन उठा लेना। मैंने 3 एग्जाम्पल का क्वेश्चन, 3 कार्बन का लिखा रखा ना, 3 का मिलेगा, 2 का लिखा रखा, 2 का मिलेगा मैंने चाहते, लेकिन फिर भी एक किसको ज्यादा देख के जाऊं सर मैं। इसी तरह POC में आप जो टेस्ट है टोलेन और फेलिंग, इन दोनों को देख सकते हैं। उधर से NaR तो देखना ही अपने को करीब करीब पूरी है ना, लेकिन NaR में शुरू की 2-3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड और NaCO3 जो प्यूरिफिकेशन सेपरेशन है, और एक अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव पक्का मान के चलो, अमोनिया डेरिवेटिव आएगा इस साल, क्योंकि आया नहीं पिछले साल में, इस साल कंफर्म है उससे एक क्वेश्चन अमोनिया डेरिवेटिव से। मतलब इनडायरेक्ट आया, डायरेक्ट नहीं आया उसका, डायरेक्ट आएगा उसका, बड़ा क्वेश्चन आएगा मतलब पूरा। बस ये ज्यादा पढ़े, मैंने बता दिया आपको क्या है ना। तो वैसे तो पढ़ना तो पूरा ये पढ़ाई है आपने, लेकिन फिर भी एक जहां पर ये रिएक्शन है थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, बस बात ये, ठीक है बात है ना। तो बस यही बात बताना था, बाकी अपन 2 बात, अरे यार वो तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मिलेगा तो मैं बताऊं आपको क्या है, 5-6 साल पहले मेरा एक स्टूडेंट होता था, उसके फादर रायपुर एम्स में, हाँ होता था ना, अभी थोड़ी वो स्टूडेंट, अभी तो डॉक्टर बन गया वो, और 4-5 दिन पहले तो डिग्री भी मिल गई उसको। तो बस मैं आपको याद है, मैं हमेशा आप जैसे बच्चों की बातें आपको बताता हूँ, कभी भी टॉपर बच्चे की नहीं बताता बातें। क्यों नहीं बताता? क्योंकि हर कोई वैसा नहीं है ना, लेकिन जिनकी मैं बात बता रहा हूँ ना, वो हर कोई ऐसे ही है आप जैसे। ये एक बच्चा था, हरीश नागर नाम था इसका, हरीश नागर, और इसके फादर रायपुर एम्स में पियोन थे। रायपुर एम्स खुला ही था,
एम्स रायपुर का इनोग्रेशन हुआ था उस साल, वो चपरासी थे वहाँ पर इसके फादर। तो ये पढ़ता था जब मेरे से, तो बस इसने एक ही बात कही थी, और लड़का क्या था, मैं आपको शक्ल दिखाऊंगा ना आप हंसोगे पहले तो, और पुराना फोटो दिखा दूंगा ना तो आप बिलीव ही नहीं करोगे कि आप जो बोल रहे हैं सारी बातें सही है। फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप प्रोजेक्टर में दिखा दें, बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे सिटी मॉल में। बात सुन लो, बस बात। इसके फादर रायपुर एम्स में पियोन थे। पियोन मतलब प्रॉपर पियोन, जो पानी पिलाते ना वो। ये मेरे शब्द नहीं, उसके शब्द। उसने बताया मेरे को ये बात, और बोला सर मैं उसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, रायपुर एम्स में। और आप बिलीव करें, वो लड़का उस रास्ते पे अभी वाकई में आगे निकल चुका है, और बहुत जल्दी मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 4 से 5 साल में वो वहाँ पहुँच भी जाएगा। ये अभी कन्वोकेशन था उनका, 1 तारीख का ये पोस्ट 5 दिन पहले का है। और ये लड़का है, ये एम्स रायपुर में इसको अभी डॉक्टर की डिग्री तो मिल गई, डॉक्टर बन गया है। और दिखाई क्या नहीं दे रहा, वो सच में तुम्हारे सामने ना, तुम्हें दिखाई नहीं था सही में। मतलब हवा चलती थी ना, सही बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा, हवा चलती थी ना तो वो पकड़ लेता था चीजों को, अगर कहीं रोड पे खड़ा हो तो। मतलब ऐसा कि इससे दुबला पतला इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा हो। मतलब ये कपड़े है बस। और ये हाल तो उससे 5 साल पहले का है, 5 साल बाद का है ये हाल। उस टाइम तो इसका ऐसा हाल था कि मतलब मेरे को ना कई बार तो मैं मन में सोचता था, मैंने कहा ईश्वर करे जो सोचता है वो पूरा हो जाए, लेकिन मेरे को मन में कहीं ना कहीं लगता था, मैंने कहा संभव नहीं है, बच्चा इतना कमजोर दुबला पतला बच्चा है, और हर तरह से कमजोरी है, मतलब बैकग्राउंड नहीं है किसी तरह का, और किसी तरह का वो नहीं। लेकिन पढ़ाई में बस मैंने कहा पढ़ाई में एवरेज, पढ़ाई में नॉर्मल, कभी बहुत रैंक वैंक नहीं है। मैं आपको वही बच्चों को फोटो दिखा रहा हूँ, दिखाने में तो मैं 10-20 को और दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं दिखाएंगे ना उनके, क्योंकि ये वो है जिन्होंने बस ठान लिया कुछ। इसने बस एक ही ठाना था कि सर मेरे को उसी कॉलेज में क्या बनना है, प्रोफेसर। और अब एम्स से डिग्री पूरी हो गई, और अब बोले सर मैंने पीजी की तैयारी कर ली, और पीजी मेरे को करना है, लेकिन मैं पीजी एम्स ही करूंगा और कहीं से नहीं करूंगा, और यहीं पे लूंगा। मैंने सोच रखा कि मेरे इसके अलावा कोई एम है ही नहीं, भले एम्स दिल्ली भी मिलेगा ना तब भी मैं एम्स रायपुर ही रहूंगा। सोच यार, दीवानापन है, अलग अलग तरह का जुनून है, समझा मेरी बात। और ये बच्चा एम्स रायपुर का है। आप में से कभी कोई एम्स रायपुर जाए तो ये देखो, अभी का ही फोटो है, कितनी तारीख डल रही है, देखा देखते तारीख कितनी है, दीक्षांत समारोह है, कन्वोकेशन है 7 मार्च और 10 मार्च। यार इतनी कमजोर तो मेरी भी नहीं आके। 10 मार्च को डाला है उसने, 10 मार्च को डाला है, लेकिन कन्वोकेशन कितनी तारीख का है, 7 मार्च का। तो 7 मार्च को कन्वोकेशन था उसको। तो अगर सोच लेते हैं तो कुछ भी हो जाता है। देखो सपना देखो आप, जिसमें मेरे फादर है ना, वही मेरे को प्रोफेसर बनना है। कॉलेज और भी मिल सकते थे, ये भी बोल सकता था सर मैं देश के सबसे अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, किसी भी नीट वाले कॉलेज में जाऊंगा, एम्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या सोच रखा है, उसी कॉलेज में जाना सर, और उसी में चला गया, और वहां से डिग्री। और आपको क्या लगता है, जो बड़ा टास्क था वो तो पूरा हो गया, अब जो बच रहा है वो इतना बड़ा थोड़ी है। बनना ही है प्रोफेसर वहां पे, डेफिनेटली आज से 5 साल बाद ही वहां प्रोफेसर होगा, इसमें कोई शक नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। सोच लिया ना। तो जबकि इसके कंपेयर में आप जैसे बच्चे हर चीज में फायदे में हो, हर चीज में एडवांटेज में हो। आप में से किसी में इस तरह की कोई कमजोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दुबला पतला बच्चा हो, पढ़ ही नहीं पा रहा हो, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जानता है। आप भी जानते होंगे जिस दिन आपकी तबीयत खराब रहती है आप कितनी देर सिटिंग कर पाते हो। तो स्टेमिना भी जरूरी है इस पढ़ाई के लिए। अगर 8 घंटे 7 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो घर पे, तो स्टेमिना जरूरी है कि नहीं। हर कोई बच्चा थोड़ी बैठ जाएगा जो सोचे मैं तो सुबह शाम एक कचौरी खा लूंगा और पढ़ाई कर लूंगा, संभव नहीं उसके लिए होना। सही है कि नहीं ये बात? नहीं, होने में तो कुछ भी है, लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ, आम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सोच ले तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरत किसकी है केवल। तो मैं आपसे शुरू से एक ही बात कहता रहा हूँ, और एंड भी यही बात कहकर कर रहा हूँ कि आप अगर सोच लेंगे तो हो सकता है। अभी 1.25 महीना 1.5 महीना नहीं है, बल्कि जितने दिन है ना उतनी रातें भी हैं। तो किसी का अगर टाइम कम पड़ रहा हो तो मैंने उसको उतना ही टाइम और दे दिया है, जितने दिन है उतनी ही। और एक कहावत आपने, एक दुआ सुना होगा आपने, दिन रात एक करना। वो दिन रात एक करना इसी को कहते हैं, दिन और रात मिला के फिर डबल हो गया। तो दिन रात एक करना जो कहावत है ना, उसको सच में चरितार्थ करना या सच करने का मौका है आपके सामने। तो बाद में आप कह पाओगे हाँ हमने दिन रात एक भी किया था। दिन रात एक हो जाता है, हमने किया था दिन और रात। समझे क्या बात? समय की कमी नहीं बच्चों, अभी भी जुड़ जाएंगे तो कुछ भी अच्छा हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करें। मेजर आ रहे हैं, मेजर में सब कुछ अलग होता है। बहुत नए चेहरे निकल के आएंगे, आप देखना। आप बहुत नए चेहरे दिखेंगे, जो ग्राउंड वर्क कर रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे बच्चे दिखेंगे आपको निकल कर। ये तो कभी देखा ही नहीं, ये कहाँ से काम कर रहे हैं लोग। तो करना शुरू करो बस। समझे क्या बात? चले दूसरी बात, लास्ट बात ये
कि आप जितनी भी बार मैंने, मतलब सीधी सीधी बात है, आपने मेरा बिल्कुल कहना नहीं माना और मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया और पढ़ाने नहीं दिया। लेकिन मैं भी आपसे ज्यादा तेज हूँ, इसलिए मैं आपसे रुका नहीं और मैं जैसा चाहता था वैसा ही मैं पढ़ा के मानो। ताली मत बजाओ, इस बात का मेरे को सेटिस्फेक्शन है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे तो 10 मार्च में कोर्स खत्म करवाने को तैयार थे कि सर बस आप तो बोल दो कोर्स पूरा हो गया। लेकिन मेरे को जो चाहा था वही मैंने करके बताया। अब आप डाउट काउंटर पे आया करें। इस मंथ के एंड से मोस्ट ऑफली आपके नीट के एग्जाम तक मैं होऊंगा, तो आपके अप्रोच में होऊंगा पूरे टाइम। नीट का एग्जाम दिलाएं क्या? टाइमिंग मैंने बता दिया ना, 10 बजे से और शाम को 4 बजे से, ठीक है बात? नंबर यार तुम मिस कॉल कर दो, मेरी बात समझ लेना भाई। रात को 2:30 बजे ना आप पढ़ते हो, हम नहीं पढ़ रहे हो तो 2:30 बजे सवाल नहीं पूछना है। फोन करते थे यार बच्चे, अच्छा नहीं लगता यार, है ना? अवॉइड करना है इस बात को। मैं विश्वास करके दे रहा हूँ नंबर, मैं पड़ोसी के नहीं दे रहा हूँ, खुद के नंबर दे रहा हूँ। खुद के नंबर याद रहते क्या? तो खुद के नंबर में फोन करते क्या दिन भर अपन?